हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से वीडियो आप लोगों के नहीं शूट हो पाए थे और ना ही पढ़ पाए थे। तो अब आप इधर आप लोगों की वीडियो कंटिन्यू मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पर डे अपने चैनल को सर्च करते रहिए और देखते रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जो ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर के स्टेट को कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और टेम्परेचर घटाने पर, यानी किसी भी सब्सटेंस को कूल करने पर, तो अगर लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर गैस है तो वो कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होकर के लिक्विड में आ जाती है। इसके साथ साथ एक और फैक्टर है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और वो है प्रेशर। तो प्रेशर के द्वारा भी हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से स्केल्स अवेलेबल है और उन स्केल्स के आपस में क्या रिलेशंस हैं। इन चीजों के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट किसे कहते हैं? हीट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन लेटेंट हीट क्या है? हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या चीज होती है? क्या ऐसी ऊष्मा जो दिखाई नहीं देती है, उसी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। सवाल ये है कि इस लेटेंट हीट की आवश्यकता कहाँ है, कहाँ इसका यूज आता है? लेटेंट हीट की यूज कहाँ आती है, कहाँ होता है यूज? तो लेटेंट हीट का यूज जो है वो स्टेट कन्वर्जन में होता है या फेज कन्वर्जन में होता है। जब भी किसी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है तो हीट की आवश्यकता होती है, और ये हीट जो होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, बल्कि वो हीट जो है वो कहां से ले ली जाती है? एटमॉस्फेयर से ले ली जाती है। इसे हीट देना नहीं पड़ता है। तो इस तरह के हीट को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग आइस को रख दें तो आइस अपने आप पिघल करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग जो होती है आइस की, मेल्टिंग, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ आइस। आइस को मेल्ट होने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हीट जो है वो इसी एटमॉस्फेयर से आइस ले लेता है, उसे हीट देना नहीं पड़ता है। तो जो हीट इस आइस को मिलती है एटमॉस्फेयर से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। बिल्कुल इसी तरह से अगर वाटर को हम लोग गर्म करें, वाटर को अगर हम लोग गर्म करें, यहाँ पे हीट करें, तो इसका टेम्परेचर राइज होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, यानी वेपोराइज होने लगता है। ये बॉयल हो जाता है और बॉयल होकर के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सवाल ये है कि अगर इस वाटर को हम लोग कंटिन्यू हीट करते रहें तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्यों नहीं जाता है? जब तक पूरा का पूरा वाटर जो है वो वेपोराइज नहीं हो जाएगा तब तक ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है। तो जो एक्सेस टेम्परेचर है, जो एक्सेस हीट हम लोग वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हीट कहाँ चली जाती है? तो वही लेटेंट हीट होती है जो कि स्टेट कन्वर्जन में यूज हो जाती है, यानी वाटर से वेपर्स में जो कन्वर्जन होने लगता है, वही हीट जो है वो लेटेंट हीट कहलाती है। क्या कहलाएगी ये? लेटेंट हीट। तो अब हम लोग लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि द हीट एनर्जी which has to supplied
the heat energy which has to supplied to change the state of a substance, is called latent heat. हीट एनर्जी जिसको हम लोग सप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग देते हैं किसी भी सबस्टेंस को, ताकि उस सबस्टेंस का स्टेट चेंज हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। यानी लेटेंट हीट क्या है, which be supplied is used up to overcoming the force of attraction। लेटेंट हीट वह एनर्जी है, वह ऊष्मा की मात्रा है जो सबस्टेंस के अंदर जो लगे हुए बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो जाती है। यानी लेटेंट हीट जो होती है वो लेटेंट हीट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लेटेंट हीट जो है वो उस बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो जाती है। इसीलिए किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है और हीट अगर हम लोग कंटिन्यू सप्लाई करते रहें। तो सवाल यही है कि लेटेंट हीट डज नॉट रेज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, सबस्टेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो लेटेंट हीट when we supplied latent heat, जब हम लोग लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं, जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो इट डज नॉट cause a raise in temperature, of the substance, क्यों ऐसा होता है, because the latent heat which we supply is used up in overcoming the force of attraction between the particles of substance during the change of state, लेटेंट हीट जब हम लोग सप्लाई करते हैं तो ये लेटेंट हीट सप्लाई करने पर उस सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। उस सबस्टेंस का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि जितनी भी लेटेंट हीट हम देते हैं वो सारी की सारी लेटेंट हीट जो होती है वो उस सबस्टेंस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने में खर्च हो जाती है, और उसको तोड़ने में जब खर्च हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में सबस्टेंस का टेम्परेचर रेज नहीं करता है। तो लेटेंट हीट जो होती है वो वह हीट होती है जो किसी भी सबस्टेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करती है। जैसे अगर हम लोगों ने क्या बात किया कि आइस है, तो आइस के लिए जो लेटेंट हीट लगेगी, देखो आइस सॉलिड है और हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि सॉलिड के बीच में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो हीट कंज्यूम होती है वही लेटेंट हीट होती है, और इसीलिए टेम्परेचर रेज नहीं करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड
लिक्विड है, ये लिक्विड है, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, थोड़ा सॉलिड से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन होते हैं। तो अभी जब इसको हम लोग गर्म करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये बॉयल करना शुरू होता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अभी अगर इसको और ज्यादा टेम्परेचर दें और टेम्परेचर दें तो भी उसका टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। इसका रीजन ये है कि जब हमने और गर्म किया और ज्यादा हीट उसको दिया तो एक्सेस हीट जो थी वो कंज्यूम हो गई किसमें, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने में, और इसीलिए वाटर का टेम्परेचर रेज नहीं करता है। दूसरी चीज, लेटेंट हीट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। तो देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार की लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं लेटेंट हीट के? सबसे पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं? कौन सी ऊष्मा होगी जो फ्यूजन के लिए लेटेंट हीट का जो है वो लेटेंट हीट के रूप में इन्वॉल्व होगी? तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं? क्या चीज होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी required to change the state of ice from solid to liquid, that is known as latent heat of fusion. amount of heat energy required to change the state of solid into liquid is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड, solid is the quantity of heat in joule required to convert 1 kilogram of the solid, 1 kilogram of the solid at its melting point, 1 kilogram of solid at its melting point to liquid।
किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है जूल में जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, या उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कितना होता है, 3.34 into 10 to the power 5 जूल। 3.34 into 10 to the power 5 जूल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम आइस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 into 10 to the power 5 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए इसको हम लोग जूल पर किलोग्राम में लिखते हैं। 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3.34 into 10 to the power 5 joule heat is required to convert 1 kg ice into water at its melting point। मतलब 1 किलोग्राम आइस को वाटर में उसके मेल्टिंग पॉइंट पर कन्वर्ट करने के लिए 3.34 into 10 power 5 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 3.34 into 10 power 5 जूल पर किलोग्राम है। यानी 1 किलोग्राम बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 into 10 power 5 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और बर्फ पिघलने के लिए इतनी हीट इसी एटमॉस्फेयर से ले लेती है। और यही रीजन है कि जब कभी मौसम चेंज होता है और बर्फ वगैरह पड़ती है तो बर्फ पड़ने पर क्या होता है, बर्फ पड़ने के अगले दिन कुछ ठंडक बढ़ जाती है। ठंडक क्यों बढ़ जाती है? इसका रीजन है कि जो बर्फ गिरी है इस बर्फ को पिघलने के लिए 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलने के लिए 3.34 into 10 power 5 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हीट ये बर्फ इसी एटमॉस्फेयर से लेती है। तो एटमॉस्फेयर में डिग्री ऑफ हॉटनेस घट जाती है। तो जब डिग्री ऑफ हॉटनेस घटेगी तो क्या बढ़ेगा, डिग्री ऑफ कोल्डनेस बढ़ जाएगा। इसलिए जब बर्फ पड़ती है तो जब बर्फ गलने लगती है तो गलने के बाद इस एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग्स में कुछ ठंडक का एहसास होता है, जिसका रीजन यही है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस के लिए वो इसी एटमॉस्फेयर से कंज्यूम कर ली जाती है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस घट जाता है और डिग्री ऑफ कोल्डनेस बढ़ जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 3.34 into 10 power 5 जूल पर किलोग्राम। तो इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब सवाल यह है कि व्हाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट रेज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। तो हम लोग बात करते हैं इस पे। पहले आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए फटाफट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बर्फ को लगातार हीट की सप्लाई करते रहते हैं फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इसका रीजन क्या है, क्यों इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है? तो द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, द टेम्परेचर ऑफ
melting ice does not change even heat is supplied continuously लगातार अगर हम लोग हीट देते रहें तो भी जो मेल्टिंग आइस है उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? तो सिंपल सी बात है, बिकॉज द गिवन हीट एनर्जी is consumed in conversion of state of ice. It means क्या मतलब हुआ कि to break the attractive forces between the particles of ice। जो हीट हम लोग एक्सेस हीट सप्लाई करते रहते हैं, ये एक्सेस हीट सप्लाई करने पर क्या होता है कि जो एक्सेस हीट होती है वो उसके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं पाता है। हीट को हम देते जा रहे हैं फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका रीजन होता है कि जो एक्सेस हीट होती है वो एक्सेस हीट आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जिससे वो आइस के पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए होते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में ये एक्सेस हीट कंज्यूम हो जाती है। और यही रीजन है कि मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सेस हीट दी जाती है वो एक्सेस हीट जो है वो आइस के पार्टिकल्स के बीच में लगे हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने में खर्च हो जाती है। तो जब हीट जो है वो खर्च हो जाएगी तो हीट खर्च होने के साथ उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। दूसरी चीज हम लोग देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ज्यादा इफेक्टिव है या 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर ज्यादा इफेक्टिव होता है? कौन ज्यादा कूलनेस देगा? Which one is more effective? कौन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों में से कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है? तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब क्या है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is more effective than water at 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस की है ये ज्यादा कूलनेस क्रिएट करेगी किसकी तुलना में? वाटर की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि आइस जो होगी वो अपने आप को मेल्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहां से लेगी? अपनी सराउंडिंग से। तो ऐसे में क्या होगा? कोल्डनेस बढ़ेगा, और जब कोल्डनेस बढ़ेगा तो वही ज्यादा इफेक्टिव होगा। और इसीलिए आप लोगों ने इसका एक एग्जांपल भी देखा होगा कि जब कभी कभी कोई फंक्शन होते हैं तो हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडा करना होता है, तो उस समय एक बड़े से ड्रम में हम लोग आइस के स्लैब्स डाल देते हैं और उसमें कोल्ड ड्रिंक रख करके, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को रख करके ऊपर से फिर उसको हम लोग क्रश्ड आइस डाल देते हैं। तो इससे कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाती है। कैसे ठंडी हो जाती है और क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि जो क्रश्ड आइस है या जो आइस की स्लैब है ये पिघलेगी, और पिघलने के लिए इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल से ले ली जाती है।
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल से आइस में आएगी, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है वो घटेगा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स का, तो डिग्री ऑफ कोल्डनेस जो होगा वो बढ़ेगा। यही रीजन है कि 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है किसकी तुलना में, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर की तुलना में। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of liquid at its boiling point, at its boiling point, 1 kilogram of liquid at its boiling point to vapors or gas without any change, without any change in temperature, बिना टेम्परेचर में किसी परिवर्तन के। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए हुए। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जैसे अगर वाटर है तो वाटर को अगर हम लोग देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। अभी क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाएं तो भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेस हीट दी जा रही है वो एक्सेस हीट जो है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने में खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से इसके वेपर्स कन्वर्जन हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन of water, latent heat of vaporization of water is 22.5 kilojoule per kilogram। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है ये कितना है? 22.5 किलोजूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस कि 22.5 kilojule heat is required to convert 1 kilogram of water into its vapors at its boiling point, at its boiling point। इसके बॉइलिंग पॉइंट पर 1 किलोग्राम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम वाटर को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए
22.5 सॉरी 22.5 into 10 to the power 5 किलो जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। 22.5 into 10 to the power 5 किलो जूल पर किलोग्राम। 22.5 into 10 power 5 किलो जूल हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम वाटर को अगर हम लोग वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने पर 22.5 into 10 power 5 किलो जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी और यही इसकी लेटेंट हीट कहलाती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब हुआ क्या कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने पर, लिक्विड को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने पर, लेकिन शर्त है कि वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हो। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे या ऊपर वो बॉयल करेगा ही नहीं, और जब बॉइलिंग होगी नहीं तो वेपर्स में कन्वर्जन नहीं होगा। तो एक्सेस हीट देने पर भी ये क्या होता है, एक्सेस हीट देने पर भी जो बॉइलिंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है तब तक जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड जो होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, आप लोग ये समझ गए होंगे कि बॉइलिंग लिक्विड को जो हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो लेटेंट हीट जब तक उसमें अप्लाइड होगी, यानी वो अपने स्टेट को कन्वर्ट कर रहा होगा, तो स्टेट को कन्वर्ट करने में उसके टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, वो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करिए, नोट करके इसको प्रिपेयर करिए, और जितने भी लोग ऐसे हैं जो लोग इन लेक्चर को नहीं देख रहे हैं उन तक आप लोग ये वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सब्लिमेशन को लेकर के। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद